सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं दिसंबर मंथ का वीक 2 8 से 16 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स। इसका हम पूरा रिवीजन करेंगे। तो इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। क्योंकि ये रिवीजन है, मैंने एक एक दिन की पूरी क्लासेस ली हैं, तो यहाँ पर पूरा जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उतना ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए है सिडनी, दुबई, लंदन और मुंबई। तो इसका सही जवाब है लंदन। देखिए, ये 2 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। और ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होती है कि असेंबली होती है, और उस असेंबली में क्या होता है 40 सदस्य होते हैं, तो उनमें से एक सदस्य भारत को दोबारा चुना गया है। तो यही एक न्यूज़ थी। ये सब कुछ मैंने पहले बताया कि IMO सितंबर के प्रत्येक अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाता है। ये IMO के बारे में पूरी जानकारी है कि इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में हुई थी, 1958 में अस्तित्व में आया था और 1959 में यानी कि 1959 में ये भारत इसका सदस्य बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। IMO में टोटल 175 सदस्य हैं, 3 सहयोगी सदस्य हैं। हाल ही की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। ये हमने पूरा डिस्कस किया था। ये रसमलाई की बातें भी मैंने डाली थी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुराने जो करंट अफेयर्स हैं, 2-3 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, वो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन करके डाल दिए हैं ताकि रिवीजन होता रहे। और बड़े ही महत्वपूर्ण है ये। सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, विद्या समीक्षा केंद्र शिमला की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात, पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो टेलीकॉम का है उत्तर प्रदेश में, ओपन आई के CEO जिसे फिर से नियुक्त किया है सैम ऑल्टमन, 40वें कोस्ट गार्ड का सम्मेलन नई दिल्ली में, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो ऑप्शन ए आर्मेनिया, बी तुर्की, सी चाइना और डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्मेनिया में। ठीक है, आर्मेनिया के येरेवन में ये हुआ था और 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो 3 स्वर्ण पदक जीतने वालों में आकांक्षा थी, ये जो है आकांक्षा, पायल और एक निशा थी। तो ये 70 kg, 48 kg और 52 kg में ये इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो भारतीय दल ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर जो 12 लोगों ने जीते हैं कुल मिलाकर के, तो 12 लोगों ने फाइनल में जगह बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। रसमलाई की बातें ये हैं कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित थी कि 2023 के लिए फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित सम्मान महिला बैलन डी अवार्ड किसे मिला। तो एटाना बोनमेटी जो हैं इनको मिला है। और जो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। फाइड महिला ग्रैंड स्विस ये आर वैशाली ने जीता है, जो UK के आइल ऑफ मैन में हुआ था। और महिला हॉकी एशिया की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत ने। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने? पंजाब ने बड़ौदा को हरा करके जीता था। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है 5 दिसंबर। तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है, और 2014 से इसकी शुरुआत करी गई थी। अब की बार जो थीम थी वो मिट्टी और पानी था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक केंद्र सरकार की योजना है जिसको 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से राजस्थान से शुरू किया गया था। मिट्टी में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो हम जानते ही हैं, सूक्ष्म और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। तो जैसे हमने खाद भी देखा होगा ना, खाद में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा है। तो ये है सूक्ष्म तत्व, संख्या 8 है। ठीक है, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकल और क्लोरीन। तो ये इंपॉर्टेंट। रसमलाई की बातों में फिर से मैंने करंट के क्वेश्चन डाल दिए हैं। मिशन दक्ष बिहार, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। फास्टर 2.0 पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है।
इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि एक एआई आधारित एक ऐप ऐसा जनरेट किया है, गजराज सुरक्षा, जो कि रेल की पटरियों पे हाथियों के आ जाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये जो नौसेना दिवस था 4 दिसंबर का, उसमें ये पार्टिसिपेट करने गए थे, तो वहाँ पर महाराष्ट्र में इन्होंने छत्रपति, सिंधुदुर्ग में इन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। तो ये बाहर और महाराष्ट्र के जो स्थित हैं पर्यटन स्थल मुख्य, तो ये सब लिखे हुए हैं, ये आप एक बार नज़र मार लेना इन पर। प्रमुख नृत्य है लावड़ी, राजकीय वृक्षाम, जो महाराष्ट्र से संबंधित लोग हैं वो इनके बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ऑप्शन ए वंतिका अग्रवाल, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू और पद्मनी राउत। तो इसका सही जवाब तो है ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू। तो इसमें ये प्रथम कौन थी, कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली और तीसरी वैशाली रमेश बाबू बन गई है ग्रैंड मास्टर। तो इतना याद रखना था इसमें। ये हाल में करंट के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर डाल दी गई हैं। रसमलाई की बातों में जैसे हमने ये देखा कि तीसरा ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ऐसे ही दूसरे कम उम्र का एक खिलाड़ी भी स्क्वैश प्रतियोगिता में अभी बना है, जिनका नाम अनाथ सिंह है, और पहले जोशन्ना चिनप्पा थे। खेलो इंडिया का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, गोवा में। ठीक है, गोरैया शुभकरण इसका है, शुभंकर जो है इसका उज्ज्वला है। ये युगांडा की क्रिकेट टीम है जिसने 2024 T20 के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन ए गीतिका कौल, ऑप्शन बी आरती सिन्हा, ऑप्शन जी अनन्या ठाकुर और ऑप्शन डी आयुषी सिंह। तो इसका जो ऑप्शन ए है गीतिका कौल ये है। लेकिन अभी एक करंट में एक और क्वेश्चन आया है कि उन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि सेना की पहली महिला अधिकारी जो सियाचिन में तैनात है वो फातिमा वसीम करके भी नाम दिया है। तो इन दोनों में अब क्या सही है, कौन सी पहली है कौन सी सेकंड है, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों में पहला ही लिखा हुआ था। फातिमा वसीम भी अभी हाल ही में चयनित हुई है महिला अधिकारी जो मेडिकल की साइड से हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो जो ये गीतिका कौल है ना, ये सोनोलिपेड ब्रिगेड की कैप्टन है। हाल ही में जो चयन इससे अपॉइंटमेंट से संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जो रसमलाई की बातों में मैंने डाल दिए हैं कि न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा। विश्व चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित की जाएगी, मिस्र में। और किस भारतीय अमेरिका को अमेरिकी प्रथम महिला यानी कि जो बाइडेन की वाइफ हैं जिल बाइडेन ने पदवी दी है, गीतांजलि राव, जो कि गर्ल्स लीडिंग चेज समारोह था उसमें ये पदवी दी है उनको। ठीक है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित होगा, थूथुकुडी में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन था कि फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मिजोरम में स्थित है। देखिए यहाँ क्या हुआ था कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच में खूब तनातनी चली थी, कुकी और मैती समुदाय के बीच में। तो ये जो कुकी समुदाय के लोग हैं ये यहाँ पर आकर के मिजोरम में आकर के कुछ शिविरों में ठहर गए थे और उनको फॉकलैंड शिविर नाम दिया गया था। अब ये चिंता इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पर मिजोरम में अभी चुनाव हुए हैं, पहले जो MNF की सरकार थी और अभी ये दूसरी सरकार चयनित होकर के आई है, तो इनको यही चिंता थी कि जो दूसरी सरकार आएगी कहीं वो हमें यहाँ से निकाल ना दे। तो इस के कारण ये चर्चा में रहा था। तो ये मिज़ोरम के बारे में कुछ जानकारी है जो कल्चर से संबंधित है यहाँ के, तो इनके बारे में तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा डिस्कस किया है, यहाँ समझाने की कोई बात नहीं, जो चर्चा में है जो करंट में है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मिज़ोरम केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्य है, ये याद रख लेना। तो MNF की सरकार थी, अभी JPM की मिज़ोरम पीपुल मूवमेंट की सरकार आ गई है और ये सच में ही यही चिंता कर रहे थे कि यहाँ से इनको निकाल दिया जाएगा अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो इस बारे में चिंतित थे, क्योंकि जो MNF की सरकार थी उन्होंने इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की सब कुछ सुविधाएं दे रखी थी। फिर मैंने यहाँ पर कुछ रसमलाई की बातें फिर से डाल दी हैं कि भारत की त्रिशा को द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जूलिया गिलार्ड को दिया गया। दिलीप सिंह सोंद पुरस्कार से राजा कृष्णमूर्ति जी को सम्मानित किया गया।
और सरस्वती पुरस्कार से शिव शंकरी को, नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर, एशिया टीवी सीरीज़ का पुरस्कार हंसल मेहता को स्कूप के लिए, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार आरईसी लिमिटेड को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे। अगला क्वेश्चन था कि ओरिएंटिया तुसु गामुसी बुश टाइफस जीवाणु से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्ब टाइफस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कर्ब टाइफस। तो ये क्या होता है, इसमें तेज़ बुखार, आजकल तो हर प्रकार की बीमारी में, चाहे चिकनगुनिया हो चाहे मलेरिया हो, सब में तेज़ बुखार आता है, सर दर्द रहता है, सूजन भी आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है ना ओरिएंटे तुसु गामुसी जो बैक्टीरिया है, इसके काटने से ये होता है। ये जो चीचड़े जो होते हैं ना, माइट यानी चीचड्स, ये स्कर्ब या बुश में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम स्कर्ब टाइफस नाम दिया है। तो ये एक चर्चा में था, इसलिए साइंस से संबंधित ये बता दिया, ठीक है। तो रसमलाई की बातें जो हैं, इजराइल में विदेशी भारतीयों के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। और गंगाटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने अपना जलीय जीव बनाया है। इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल शिमला में आयोजित हुआ। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का उद्घाटन केरल में हुआ। दिनेश खारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। और जो ये पूसा 44 धान की खेती पर पंजाब ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये रसमलाई की बातें थी जो हाल ही में चर्चाओं में रही। अगला क्वेश्चन है कि स्विस और स्टेप्स उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित हैं। ऑपरेशन ए आदित्य L1, चंद्रयान, गगनयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये ऑप्शन ए जो है आदित्य L1 मिशन, इसके ये उपकरण हैं। चर्चाओं में इसलिए था कि इन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ों का पता लगाया है कि वहाँ जो सौर पवन व्यवहार में कुछ उतार चढ़ाव इनको मिले हैं। प्रोटॉन, हीलियम आयन और ऊर्जा हिस्टोग्राम का इन्होंने पता लगाया है। लांगराज पॉइंट वही होते हैं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के लिए बराबर रहता है, पृथ्वी की साइड भी बराबर और सूरज की साइड में। तो वहाँ पर हमने आदित्य L1 मिशन PSLV C57 से भेजा था 2 सितंबर को 2023 को। तो उसने कुछ यहाँ पर जानकारियाँ भेजी हैं, इसलिए ये चर्चा में था। तो स्विस और स्टेप्स इसके उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस किस घटना को याद करके मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, कारगिल युद्ध में विजय, या 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला। नौसेना दिवस चर्चा में था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को था। तो पता तो होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। तो 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला, उसको याद करके ये मनाया जाता है। और उस समय एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से ये याद रखना है। तो नौसेना दिवस के पश्चिम युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि सिंधुदुर्ग किले में वहाँ पर मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण भी माननीय मोदी जी ने किया। और अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर को किस महानायक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये टाइपिंग गलत हो गया, अटल बिहारी कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सही जवाब जो इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी जो है भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई, 6 दिसंबर को। अब इसमें जो भीमराव अंबेडकर जी थे, हमें तो बताइए संविधान निर्माताओं में इनकी मुख्य भूमिका थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये विदेशों में जाकर के अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। 1926 में भारत में आए, उन्हें विधानसभा का सदस्य चुना गया। इसमें मुंबई में पहले कानून मंत्री भी बने, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अभी इनकी प्रतिमा का अनावरण भी अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया था, 19 फीट की ऊंची मूर्ति का। तो ये सब इनके बारे में थे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी उसको नाम दिया गया। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है भारत, सिंगापुर, फ्रांस और यूके। तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो ये सभी रूपों के, जो वॉलीबॉल के सभी रूपों उनके लिए संस्था है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ये छोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए अलका सिंह, मीराचंद, आशालता और प्रीति देसाई। तो ये सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान जब भी नाम आए याद रखना मीराचंद। तो सिंगापुर से संबंधित ये सबसे लंबी नदी, ये सब तो इसकी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है।
रसमलाई की बातों में देख लीजिए कि ग्लोबल भूखमरी इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले रोहित शर्मा। एथलीट ऑफ ईयर किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। अनुसूचित जाति और के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के संबंध में जो योजना शुरू करी गई है उसे श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई। और जब COP28 जो चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है। बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। तो अगला क्वेश्चन है कि पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, किसने निर्माण किया? तो इसका जो ऑप्शन डी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसने क्या किया? इसका निर्माण किया। इसको 4 निर्माण करने थे, संध्याक, निर्देशक, इक्साक और संशोधक। तो संध्याक इन्होंने नौसेना को सौंप दिया, अभी 3 और बनाने हैं। रसमलाई की बातों में फिर से ये आ गया। एशियाई खेल 2023 के मेडल में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा है। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप में कौन शामिल हुई? सुबी गुप्ता। ये बता ही दिया मैंने, गोवा में। और किस राज्य में केंद्रपाड़ा रसबरी, ओडिशा को, इसको GI टैग मिला है। और हारून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। और ये फोर्ब्स की जो है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में एकमात्र भारत की जो PSU कंपनी है वो NTPC है। एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन, वे किस क्षेत्र से, साहित्य से संबंधित थे। ओलंपिक समिति जो मुंबई में 141वें सत्र का उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक का भार किसने संभाला है? ऑप्शन ए जितेश जॉन, ऑप्शन बी अजय कपूर, ऑप्शन सी आनंद किशोर माथुर और ऑप्शन डी अरविंद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है जितेश जॉन है। अभी हाल ही में जो ये जो है IBBI क्या है? संदीप गर्ग को इसका क्या बनाया गया है? पूर्णकालिक सदस्य बनाएगा। IBBI क्या है? IBBI जो ये है ना, IBC दिवालिया और संहिता कोड को लागू करने वाली एक संस्था है। तो उसका तो पूर्णकालिक सदस्य संदीप गर्ग को बनाया गया, लेकिन इसका बैंक का जो अध्यक्ष बनाया वो किसको बनाया गया है? जितेश जॉन को। अब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से संबंधित इसकी एक रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे कम संज्ञेय अपराध, यानी कि जो बहुत ही गंदे अपराध हैं जो शीर्ष श्रेणी में आते हैं, उनमें सबसे सुरक्षित शहर जो है कलकत्ता है। और लगातार तीसरी बार इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये सबसे सुरक्षित शहर जो है कलकत्ता को माना गया है। सबसे कम संज्ञेय अपराध, यानी कि जो टर्म्स लिस्ट कॉन्गिजेबल क्राइम्स जो हैं वो कौन, उसी में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता है। तो ये याद रखना है। पुणे महाराष्ट्र, यानी कि पुणे का जो महाराष्ट्र है वो 2nd नंबर पर, हैदराबाद 3रे नंबर पर रहा है। उच्चतम आरोप पत्र दर वाले राज्य केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल। यानी कि आप किसी जो अपराध था उसको सुलझाने के लिए आपने काम शुरू किया, उसके लिए प्रक्रिया शुरू करी और कितनों के नतीजे तक आप पहुँचे, वही है उच्चतम आरोप पत्र दर। तो उसमें केरल सबसे टॉप पर रहा है। ये NCRB से संबंधित है, कब स्थापना हुई, इसके 4 प्रभाग होते हैं। और NCRB का प्रकाशन कौन कौन सा करता है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये सब जेल सांख्यिकी, गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट, ये सब जारी करता है। 4 संभाग होते हैं इसके। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है, अपराध सांख्यिकी होता है, फिंगरप्रिंट होता है, प्रशिक्षण होता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब तो मतलब करंट में था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बता दिया। पर चर्चा में तो यही था कि इसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो वहाँ पर डाल दिए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यूनेस्को ने हाल ही में निम्नलिखित किस लोक नृत्य को आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए लावणी, गरबा, लाई हरोबा, छऊ। तो ये जो गरबा है गुजरात का एक नृत्य होता है और इसमें यूनेस्को द्वारा इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, कल्चरल इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल हमारी जो कल्चरल साइट है यूनेस्को में वो 15 हो गई हैं इसको मिला करके। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा गरबा को शक्ति की पूजा के लिए समर्पित अनुष्ठानात्मक और भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में वर्णित किया है। तो ये 15वीं सांस्कृतिक विरासत थी। गरबा वैसे पूछ लिया जाए कि कई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, गरबा नृत्य तो मानते हैं हम, लेकिन गरबा का मतलब क्या है? जैसे राजस्थान में गोरबंद सब सुनते हैं, लेकिन गोरबंद क्या होता है? तो इसी तरह गरबा क्या होता है? गरबा एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर एक दीपक होता है और गुजरात में जिसे गरबी कहा जाता है।
इसके चारों ओर लोग नृत्य करते हैं, महिलाएं माता का रोल निभाती हैं और जो पुरुष हैं वो राक्षस रूपी उधारण करके आपस में लड़ते हैं। तो जो पहली कल्चरल साइट, मैंने बताया कि 15वीं कल्चरल साइट थी, तो पहली जो कल्चरल साइट थी 2008 में केरल के संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम को शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से कई राज्यों में नारी अदालत स्थापित करेगी। इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? असम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। तो इसका सही जवाब है असम और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी? स्थापित करेगी। तो ये ऑब्वियसली स्थापित कौन करेगा? महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये घोषणा करी है कि जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में और असम के 7 जिलों में सबसे पहले इसकी स्थापना की जाएगी नारी अदालतों की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलकाता में बांग्लादेश पुस्तक मेला संपन्न हुआ है। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, पूछना ये था कि हाल ही में कहाँ पर बांग्लादेश पुस्तक मेला शुरू हुआ है। तो ये ऑप्शन ए, जो क्योंकि कोलकाता दे दिया तो ये कोलकाता में ही संपन्न हुआ है। और ये 11वां एडिशन था इसका। बांग्लादेश उच्चायोग के उच्च उपायुक्त ये अंदालिब इलियास ने इनका उद्घाटन किया। एक लाइन की बात थी। रसमलाई की बातों में देखें तो 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना, 3D मुद्रित बिल्डिंग केरला और 3D ये जो मुद्रित डाकघर है ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? 5, 6, 9, 4। तो इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो सबसे टॉप रैंकिंग जो कि भारत की दृष्टि से मिली है वो निर्मला सीतारमण जी को मिली है, जो वित्त मंत्री हैं अपने। उनको 32वीं रैंक मिली है। रोशनी नादर को 60वीं और सोमा मंडल को 70वीं, किरण मजूमदार को 76वीं। अगर ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो उर्सुला वान डेर लेयन है उनको पहली रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टलिन लेगार्ड को और थर्ड मिली है ये जो उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में तो विराट कोहली की प्रतिमा का अनावरण किया था और अभी उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम विदेशों में बात करें तो मैंने अभी बताया कि अमेरिका के मैरीलैंड में भी इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जो ये जो संग्रहालय है, जो ये म्यूजियम अभी बताया मैंने, जयपुर वैक्स म्यूजियम, इसकी स्थापना 2016 में करी गई थी और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की वैक्स प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश को पराजित करके सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीत लिया है? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हरा करके भारत ने पेनल्टी शूट आउट में और मलेशिया में जो कि आयोजित हो रहे थे और वहाँ पर पाकिस्तान से कांस्य पदक छीन लिया है। ठीक है, फाइनल जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था जिसमें जर्मनी ने बाजी मारी। ठीक है, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को उसमें पेनल्टी शूट आउट में हराया। अब तक कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 3 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कैप्टन उत्तम सिंह इंडिया के। अब अगला क्वेश्चन है कि वोल्बाचिया निम्नलिखित में से क्या है? ये देखिए एक बैक्टीरिया है, ये भी एक सहजीवी बैक्टीरिया है जिसमें 2 एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये बैक्टीरिया से मच्छरों के संक्रमित होने से, अगर ये बैक्टीरिया किसी मच्छर को संक्रमित कर देता है तो उस मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता है, इसलिए ये चर्चा में था वोल्बेचिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है चिल्ली, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी इटली। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये ऑप्शन बी जो है वियना में। क्यों आयोजित हुआ? क्योंकि 1923 में जो इंटरपोल था इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल क्या होता है कि इंटरनेशनल पुलिस का जो है एक संगठन है जिसमें हर देश से कोई न कोई संस्था उसमें अपना रोल निभाती है, जो अपनी CBI उसमें अपना रोल निभाती है। तो 91वीं जो इंटरपोल है महासभा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ वियना में। क्यों? क्योंकि 1923 में इसकी स्थापना भी वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। तो इसकी 100वीं वर्षगांठ पर उसका आयोजन वियना में भी हुआ है। भारत की बात करें तो भारत में लास्ट ईयर ये 90वीं जो इंटरपोल महासभा का आयोजन है ये 90वीं का हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। 195 सदस्य मैंने बताया। भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ इंटरपोल के द्वारा जो नोटिस दिए जाते हैं, मान लो कोई भगोड़ा हो गया, कोई लापता हो गया, कोई अज्ञात शव पड़ा है, उसको क्या नोटिस दिया, तो अलग अलग कलर से नोटिस दिए जाते हैं। जैसे पीला लापता व्यक्ति,
नीला अतिरिक्त जानकारी के लिए सब आप देख सकते हैं। ये करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जानकारी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। भारत ने 2022 में 90वीं इंटरपोल की मेज़बानी करी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा हनुक्का त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हिंदू, पारसी, मुस्लिम और यहूदी। तो इसका सही जवाब है यहूदी। तो ये 8 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है और हनुक्का का मतलब होता है समर्पण। और ये क्या करते हैं, एक मिनरोहा होता है, एक ऐसे जैसे दीप प्रज्वलित करने वाला एक होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा दीप जलाया जाता है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा दीप जलाया जाता है उसमें, और सब लोग परिवार दोस्त सब उस समय इकट्ठे होते हैं। रोशनी का त्यौहार है ये। अलग अलग त्यौहार होते हैं, प्रायश्चित करने के त्यौहार और भाई कोई बुरे दिनों के त्यौहार, इनके अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो उनको ये जो रोशनी का त्यौहार है इसको क्या बोलते हैं? हनुक्का बोलते हैं। जैसे नववर्ष को रोश हसाना बोलते हैं, प्रायश्चित को योम किपुर बोलते हैं, धन्यवाद को सुकोट बोलते हैं, रोशनी का त्यौहार हनुक्का, स्वतंत्रता का त्यौहार पेसा या फसह, और सप्ताहों का त्यौहार सबोत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 4E वेब लॉन्च किया? ऑप्शन ए है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी दूरसंचार मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। देखिए, इसके जो मंत्री हैं वो हैं R.K. सिंह जी। उन्होंने क्या किया है, इस 4E वेब को लॉन्च किया है। 4E का मतलब इसमें 4E है। 4E का मतलब, फर्स्ट E का जो मतलब है वो होता है इको फ्रेंडली, सेकंड का इकोनॉमी, एजुकेशन और एम्पावरमेंट। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 4E वेब लॉन्च किया है। इसके 4 घटक मैंने बता दिए। तो नवीनीकरण और नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने इसको 4E वेब को लॉन्च किया है। इसमें इसका उद्देश्य जो है ये क्या करता है कि समुदायों और व्यक्तियों के बीच में जो ऊर्जा संरक्षण है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है, और जो भी सतत गतिविधियां हैं, सतत एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रोत्साहित करना है। रसमलाई की जो बातें हैं, भोपाल का महिला थाना ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना बन गया है। ओलंपिक की जो बैठक मैंने बता दी, मुंबई में 141वीं बैठक आयोजित की गई थी। ऑपरेशन साइकिल 2 यानी कि ऑपरेशन साइकिल 2 चक्र 2, ये CBI के द्वारा अंजाम दिया गया एक ऑपरेशन था। पहला वेटलैंड शहर राजस्थान का उदयपुर बना है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? देहरादून में आयोजित की गई। आपदा राहत अभ्यास साइक्लोन कहाँ से शुरू किया गया? गोवा से। श्रेष्ठ योजना आवासीय शिक्षा से संबंधित है, जो सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू करी। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ये कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। इसमें सिंगल लाइन क्वेश्चन था। रसमलाई की बातों में फिर है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, ओशियन टूना कमीशन की बैठक मुंबई में, आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता में, वैश्विक लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर में, विश्व प्रबंधन सम्मेलन संबलपुर में, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, वज्र प्रहार मेघालय में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन शिलोंग में, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र मंच नई दिल्ली में, विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन अहमदाबाद में, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे में, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी भारत ने करी, सी गार्डियन संयुक्त अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक स्विट्जरलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में कौन सा देश जो ये BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की एक प्रोजेक्ट था, इससे बाहर हो गया है? तो जर्मनी, इटली, रूस और अमेरिका। तो इसमें से जो इटली था वो बाहर हो गया है। BRI वो एक प्रोजेक्ट है जो पुराने समय में, प्राचीन काल मध्यकाल में एक सिल्क रूट हुआ करता था, जो कि चाइना से लेकर के और यूरोप अफ्रीका तक जाता था। उसका ही एक अल्टरनेट है ये, और विश्व को एक मतलब कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना चीन का एक लक्ष्य है। पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, रोड मार्ग, रेल लाइनें, सब कुछ इसमें करी जाएंगी ताकि ये अपने व्यापार को सुगम बनाएगा। तो ये एक परियोजना थी, इससे ये बाहर हो चुका है। पाकिस्तान अपना बच्चा तो उसमें शामिल है ही। तो 2013 में ये शुरू करी गई थी वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से। उसके बाद 2016 में इसका नाम BRI कर दिया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। रसमलाई की भी कुछ बातें हैं कि न्यूजीलैंड ने धूम्रपान प्रतिबंध पर कानून को समाप्त कर दिया है। बाजरा महोत्सव मैंने बताया जकार्ता में हुआ है।
पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी पृथ्वी। पेरिस समझौते में हमने सबने बोला था कि 1.5 डिग्री तक हम कंट्रोल में करेंगे, 2 डिग्री तक तो करेंगे ही करेंगे। ये सब कुछ नहीं हुआ। अभी ये 3 डिग्री का इन्होंने बोल दिया है। हाल ही में इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया था। हेमफेस्ट 2023 का आयोजन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्य प्रोग्राम ABP में किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है कुमोराम भीम, कौसाम्बी ब्लॉक, गोरखपुर ब्लॉक और मायापुरी ब्लॉक को। तो इसमें ऑप्शन ए जो है कुमोराम भीम ब्लॉक को, इसको पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो ये तेलंगाना का है, आसिफाबाद उसमें है कि आसिफाबाद में है ये भीम ब्लॉक। ठीक है, इसमें जो है नीति आयोग में ये इसका पहला ही एडिशन था, जो कि ये जनवरी 2023 में इसको शुरू किया गया था, या दिसंबर 2023 है, ये इसको गलत टाइप हुआ है। 7 जनवरी 2023 को इसको शुरू किया गया था। 500 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए, 40 इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए गए। फर्स्ट स्थान तेलंगाना के जो ये है कुमोराम भीम को मिला है। सेकंड उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नीति आयोग के द्वारा अन्य सूचकांक भी जारी किए जाते हैं। भारत नवाचार सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर के जारी करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के जारी करता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी है, MPI है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक भी है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक भी है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है। भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो ये इम्पोर्टेंट सूचकांक थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया? मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो मेघालय की हल्दी थी, इसको GI टैग दिया गया। इसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है, बस इतना ही जानना था। और बस इसमें के बारे में इतना ही जानना है। मेघालय की टोटल 3 चीज़ों को अभी तक GI टैग मिला है। गारो दकमंदा वहाँ की पारंपरिक पोशाक है। लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबकी, ये जो है मादक पेय है वहाँ के, तो उनको भी GI टैग दिया गया था। हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है? तो ऑप्शन ए न्यू इंडिया का ऋग्वेद, ऑप्शन बी न्यू इंडिया का सामवेद, ऑप्शन सी न्यू इंडिया का यजुर्वेद और ऑप्शन डी न्यू इंडिया का अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू इंडिया का सामवेद। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है संविधान के बारे में जो भी स्पीच है उनका क्या है, संकलन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छत्तीसगढ़ के नए जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बने हैं। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री हवाई अड्डे का उद्घाटन यानी कि आधारशिला रखी गई, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। और जो नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन GPAI का आयोजन किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। QS स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट यूनेप के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? निखिल डे, अखिल दुबे, मणिक साहू, रामर पांडे। तो इसका ऑप्शन ए जो है निखिल डे, इनको दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और जो ये निखिल डे हैं, भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं। रसमलाई की बातों में भी कुछ अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड इसवाक सिंह को दिया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार असम में आयोजित हुआ। 2023 बुकर प्राइज पॉल लिंच को। 54वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI पुरस्कार सुगति सुंदरराज को। और UNHCR नॉन-सेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्ला माही, ये जो मायर सोमालिया के हैं, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है AQI के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से कौन सा टॉप किया है? दिल्ली, कराची, मुंबई, लाहौर। तो जो लाहौर है इन्होंने टॉप कर दिया है भाई। तो इनका जो AQI आंका गया वो 400 है।
जबकि स्कोर क्या रहता है 150 से 200 तक अस्वास्थ्य कारक होता है, 201 से 300 तक हानिकारक, और 300 से उससे तो फिर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में चला जाता है। इसमें 5 प्रकार के प्रदूषक होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये SO2 है यहाँ पर, ये SO2, ज़मीनी स्तर पर ओजोन तो O3, ठीक है। तो ये 5 इसमें घटक शामिल होते हैं AQI की गणना करने के लिए। हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? अनिरुद्ध भाटी, तापस भोई, मुकेश मित्रवाल और सिद्धार्थ राय कपूर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ राय कपूर। क्या अवार्ड दिया गया है? एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन देता है? मोशन पिक्चर एसोसिएशन देता है, फिल्म निर्माता थे ये। बैंकॉक के सिने एशिया अवार्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? फिल्म वर्गीकरण को आधुनिक बनाने में और IP अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए कानून की शुरुआत को प्रोत्साहित इन्होंने किया था, तो इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया। तो नाम याद रखना, सिद्धार्थ राय कपूर, ये इनके कॉपीराइट एजुकेटर से संबंधित है। रसमलाई की बातों में फिर कुछ और अवार्ड हैं। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता विहान तल्या विकास। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही माना है, किस राज्य शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसको 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था? इसको हटाया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दायर करी थी कि ये एक स्थायी प्रावधान था, इसको नहीं हटाया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की इस पे पीठ बैठी और उन्होंने 5-0 से एक तरफा स्कोर दिया और कहा कि नहीं, ये एक अस्थायी प्रावधान था और इसको हटाया जाना बिल्कुल जायज़ है। तो ये हाल ही में इसलिए चर्चा में था। 370 क्या होता है ये सब मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो चर्चा में इसीलिए था, 5-0 से इसका नतीजा आ गया। 11 दिसंबर को नतीजा दिया। 5 अगस्त 2019 को ये 370 हटाई थी। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है अलग से, उसमें डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है किसे हाल में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए यशपाल, पुष्पा भारती, नीरज चंद्र चौधरी और आरती गोस्वामी। तो इसका सही जवाब है पुष्पा भारती, ऑप्शन बी। इसको एक यादें करके एक उपन्यासकार था, इनको उसके लिए क्या दिया है? व्यास सम्मान दिया गया है। तो व्यास सम्मान पिछले 10 सालों में जो भी कोई हिंदी राइटर, भारतीय नागरिक है, जो हिंदी का उसने लेखन किया है, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी लेखन है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 33वां सम्मान था ये। जानी मानी हिंदी लेखिका पुष्पा भारती जी को ये दिया गया। 1991 से शुरू हुआ था। के बिरला फाउंडेशन इसको प्रोवाइड करता है। 4 लाख का इसमें भुगतान है, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाती है इसमें। रसमलाई की बातों में ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। 54वें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये यहाँ कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, पीछे वाले ही हैं सभी, क्योंकि पुरस्कार का क्वेश्चन था तो मैंने जो पुरस्कार दिए गए हैं वो सब इसमें डाल दिए। ये पीछे मैंने डिस्कस नहीं किया था कि साल 2023 के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ नंदिनी दास को, ठीक है, क्योरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ऑप्शन ए फ्रांस, वियतनाम, मलेशिया और मंगोलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वियतनाम के बीच में। तो विनबेक्स का आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? ये वियतनाम के ही हनोई में इसका आयोजन हुआ। तो ये 4थे संस्करण का था, 4th एडिशन था इसका, और 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। विनबेक्स याद रखना है, वियतनाम और भारत के बीच में। अब की बार जो हुआ है वो हनोई में हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास थे वो 17वां जो सूर्य किरण अभ्यास तो भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ में हुआ है। 40वें तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच का है वो मेघालय के उरोही में संपन्न हुआ है। और ये भी सेना से संबंधित था कि पहले सर्वेक्षण पोत मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये 4 तैयार करने थे, जिसमें एक संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये 3 और बनाने हैं, किसको? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स को। तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, यानी एंटी सबमरीन युद्धपोत हैं ये।
तो इनको बनाया जाना था, 1 बना दिया है, 3 बचे हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 8 है, 7 है, 11 है या 13 है? तो सही रैंकिंग है 7। जो पिछली बार 8 थी, अब की बार क्या है? 7 है। शीर्ष 3 स्थान किसी को भी नहीं मिला है। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है, 5वां एस्टोनिया को, छठा फिलीपींस को और 7वां इंडिया को मिला है। पिछली बार 8वां था, तो यही याद करना है। टोटल 67 देश थे, आखिरी स्थान सऊदी अरब को मिला है। इससे इंडेक्स से संबंधित एक ग्लोबल जो भुखमरी इंडेक्स है GHI, वो 125 देशों से 111वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया है? तो सीरिया, इजराइल, अफगानिस्तान और ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील के NGO को दिया गया है, सॉरी अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील का नाम सी ऑप्शन अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान का एक NGO है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबानी आतंकी संगठन है जो वहाँ पर अभी शासन कर रहा है और वहाँ महिलाओं की बदतर स्थिति है। तो स्थिति में सुधार करने के लिए NGO ये काम करता है और इसकी जो फिनलैंड के द्वारा दिया गया और वहाँ पर लैंगिक समानता बहुत ही अच्छे स्तर पर है फिनलैंड में। तो इसीलिए वहाँ पुरस्कार को स्वीकार करते हुए महबूबा सिराज ने, जो इस NGO की हैं, इन्होंने कहा कि मैं ये पुरस्कार अपने घर ले जा रही हूँ और इन पैसों को मैं उस प्रोजेक्ट में लगाने वाली हूँ जो कि सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और मुझे ये पुरस्कार ऐसे देश से मिला है जहाँ पर लैंगिक समानता उच्चतर है। तो इसमें 3 लाख यूरो क्या दिया गया इनको, ये दिया गया इनाम राशि। तो ये पुरस्कार किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय महिला लैंगिक समानता का पुरस्कार किसको? एक NGO को मिला है जो कि अफ़गानिस्तान का है। सियाचिन, ये क्वेश्चन देखो मैं भी डिस्कस किया शुरू में। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो वहाँ पर गीतिका कौल को दिया था, जो स्नो लिपेड की क्या थी? कैप्टन थी। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फातिमा वसीम को बता रहे हैं। तो अब ये पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, वो बाद में अभी आया नहीं, इन दोनों में पहला लिखा हुआ है। ये फायर एंड फ्यूरी की कैप्टन है, तो इनके बारे में भी यही था, इतना है। सियाचिन सबको पता है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है विश्व का। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन ए जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहाँ खेल से संबंधित एक्टिविटीज़, प्रशिक्षण सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। तो किसकी साझेदारी से? जो अभिनव बिंद्रा हैं, जो ओलंपिक विजेता, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, तो उनके साझेदारी से इसको स्थापित किया जाएगा। रसमलाई की बातों में 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना, 3D जो प्रिंटिंग जो है ये बिल्डिंग है केरला में, और ये जो डाकघर है ये बेंगलुरु में है। ये सब क्वेश्चन पीछे डिस्कस हो चुके हैं। विश्व का पहला AI समिट कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। 10,000वें जन औषधि केंद्र देवधर में। और कुछ जो मैंने नहीं बताया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नई दिल्ली में। ये सब चीज़ें, बाकी सब मैंने पीछे रसमलाई की बातों में डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने आ रही हैं, जो कि 1-2 महीने में चर्चाओं में रही या 3 महीने से चर्चाओं में रही। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किस तट पर किया? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और तमिलनाडु। तो ये सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में क्या किया? इसका आयोजन किया। तो 6 महीने में आयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये अभ्यास जो है तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म जो भी हैं उनमें जो भी इमरजेंसी जो उत्पन्न होती हैं उनसे कैसे आपको काबू करना है, उसके लिए ये अभ्यास किया जाता है, प्रस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट था। कुछ अन्य अभ्यास जो दिए, सैन्य अभ्यासों की जो है जानकारी यहाँ पर दी है। कोंकण किसके बीच में है? इंद्रधनुष, पूर्वी पर नमितीय, विनबैक्स, वज्र प्रहार, ये सब दिए गए। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं रख सकते हो, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और उड़ीसा। तो तेलंगाना ने इस स्कीम को शुरू किया है। वैसे तो उत्तराखंड ने भी एक महालक्ष्मी योजना शुरू करी गई थी, वो जो प्रसव के समय कुछ किट प्रदान किए जाते थे, लेकिन ये जो योजना है ये बसों में किराए से संबंधित है, मुफ्त यात्रा से संबंधित है। ये अन्य जो योजनाएं हैं मैंने पहले भी इसको डाला हुआ है, तो ये सब मैंने बता दिया गया है पहले ही।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं? चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है बी, दक्षिण कोरिया। 1973 में दोनों के बीच में राजनयिक संबंध बने थे, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो बने थे और 50 साल पूरे हो गए हैं। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान से, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, आर माधवन और मनोज वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है कबीर बेदी, ऑप्शन बी। T20 में सबसे तेज 2000 रन सूर्य कुमार यादव। विश्व कप में 4 शतक किसने लगाए? क्विंटन डिकॉक ने। 2024 T20 के लिए क्वालिफाई युगांडा टीम ने किया। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी जो है डोनाल्ड टस्क, इनको चुना गया है। रसमलाई की बातों में कुछ अन्य जो हैं चयन हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं। न्यूजीलैंड के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का राष्ट्रपति बनाया गया, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया और ये डोनाल्ड टस्क जो हो गए पोलैंड के हो गए। ये लास्ट कुछ क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से संबंधित। जोहान्स सोंट मार्सेलिनो इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने क्या किया? गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीत लिया। इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। महिला एकल खिताब थाईलैंड की ललिन रातचाइवान ने जीता। युगल खिताब भारत की अश्वनी पोनप्पा और तनिष्का क्रिस्टो ने जीता। किसको हराया? ये ताइपे की सुंग सुओ यूं, ये सब उल्टे पुल्टे नाम है, एक बार नज़र मार लेना, ऑप्शन देख के टिक हो जाएंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र पुरस्कार, बहुत लंबा क्वेश्चन है कि बेस्ट पर्सनालिटी जो है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए किसको दिया गया है? प्रशांत अग्रवाल को। नाम याद रखना सीधा, नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं और इनको 2017 में भी राजस्थान सरकार के द्वारा बेस्ट सामाजिक कार्यकर्ता का पुरस्कार दिया गया था, नारायण सेवा संस्थान, प्रशांत अग्रवाल को, जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च करने वाली, तो ये जैसे ChatGPT वाला सब होता है ना, तो ये गूगल ने क्या किया है? गूगल ने इसको एक और ये बनाया है। वो तो क्या ChatGPT टेक्स्ट के लिए, ये ऑडियो वीडियो सब तरह के AI से संबंधित एप्लीकेशंस हैं। तो नेटवर्क जेमिनी AI किससे संबंधित याद रखना, गूगल की है। तो ये संपन्न एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो शीतल देवी जी ने युवा एथलीट का पैरा में, ठीक है, ये याद रखना है। एशियन पैरा ओलंपिक्स कमेटी अवार्ड मिला है इनको, शीतल देवी को। तो रसमलाई की बातों में कुछ ये गेम से संबंधित है, ये सब मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें, तो रिवीजन में इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा उद्योग में भारत का पहला 100% FDI पाने वाली कंपनी साब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो साब है वो स्वीडन से संबंधित है और FDI वो ही होती है, किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में जो निवेश किया जाता है वो FDI कहलाता है। हाल ही में निम्नलिखित किस घाट के पासी घाट नामक स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना के शहीद वायु सैनिकों को, यानी कि जो एयरमैन होते हैं, उनको समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पासी घाट कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो पासी घाट याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के जो शहीद थे, उनके जो वायु सैनिक थे, जो एयरफोर्स से संबंधित थे, उनका एक संग्रहालय बनाया गया है पासी घाट, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये था सेकंड वीक का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।